हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 MCQs को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 25 अक्टूबर 2025 के 12 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि SSC, CGL, CHSL, MTS, FCAT, UPPCS, तो फिर ये जो सीरीज़ है हमारी, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना भी 90% तक होती है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 10 से 15 दिन आप हमारी इस क्लास को करके देखें। इसका जो रिजल्ट है वो आप अपने मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के सेक्शन में जो आपका स्कोर है वो बढ़ता जाएगा। डेफिनेटली आपकी जो पकड़ है करंट अफेयर्स के मामले में वो मजबूत होती जाएगी। तो आइए आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी सितंबर मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं, जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों, तो ये वाली ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन किया गया है, हाइलाइटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करके, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें और इनको लॉन्ग टर्म तक याद भी रख सकें। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए वापस क्लास पे आते हैं और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे क्विक रिवीजन के साथ। यानी एक दिन पहले हमने जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको हम यहाँ पर एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है शांता रंगास्वामी। याद रखिएगा, भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन में सचिव भी नए बन गए हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है वेंकट सुंदरम। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन हैं जो आपको याद में रखने होंगे। अक्टूबर 2025 में किस ओलंपिक पदक विजेता को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद उपाधि से नवाजा गया? ये हैं वेरी फेमस नीरज चोपड़ा। ठीक है, और हमारे थल सेना के प्रमुख कौन हैं? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हम इसमें 52 स्थान पर रहे। टॉप 3 देश की बात करेंगे तो पहला है नीदरलैंड, दूसरा है आइसलैंड और यहाँ पर तीसरा है डेनमार्क। ठीक है, ये इस इंडेक्स का 17वां एडिशन था। याद रखिएगा, 52nd स्थान के साथ हम यहाँ पर लास्ट पोजीशन पे रहे। समुद्री अभ्यास JAMX 25 भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो JAMX इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इस साल ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? तो जापान के क्यूशू में। ठीक है, वेन्यू जापान रहा। साथ ही याद रखिएगा कि इंडिया की तरफ से यहाँ पे कौन सी शिप गई थी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने? तो ये है INS सह्याद्री। ओके, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? इनका नाम है अबू सुफियान खार खरोफ। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन हो गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। किसने उद्घाटन किया? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। और कब किया है? तो 18 अक्टूबर को। अक्टूबर 2025 में किस देश ने बढ़ते अपराध और हिंसा पर काबू पाने के लिए अपनी राजधानी लीमा में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा करी है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेरू। ठीक है, पेरू के जो राष्ट्रपति हैं ये कौन है? इनका नाम है जोस जेरी। और ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जो आपातकालीन घोषणा करने की पावर होती है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होती है। ठीक है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा प्रदान किया? तो ये है भारत। ठीक है, अगला है, वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2025 किसने जारी किया? इसको जारी किया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन बन गई हैं? तो ज्योति सुरेखा वेन्नम। इन्होंने इसमें कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है और ये इवेंट हुआ था चीन के नानजिंग में। अक्टूबर 2025 में 5 दिन का तिहार उत्सव किस देश में मनाया गया? ये हमने मनाया है नेपाल में। किस राज्य ने वैश्विक मानकों वाले 50 पर्यटन स्थलों की राष्ट्रीय योजना के तहत जूकू घाटी को नामित किया है? आंसर है नागालैंड। ठीक है, ये जो घाटी है ये नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर पर लोकेटेड है और इसको हाल ही में चूज किया गया इसके लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे। अगर आप इनको डेप्थ में जाके समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर जरूर रेफर करिएगा। यहाँ पर हमने बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं। आइए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का,
नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा? इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियली फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी किस स्टेट को डिक्लेयर किया जा रहा है? आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, केरला। ठीक है, एक होता है पॉवर्टी, एक होता है एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी बहुत ज़्यादा गरीबी से मुक्त जो राज्य है वो अब केरला बनने वाला है। तो भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य केरला बन जाएगा। इसकी घोषणा करी है यहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 1 नवंबर 2025 को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में ये अनाउंस करेंगे। इससे पहले केरला का कोट्टायम जिला जो है वो पहले ही देश का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त जिला बना था। तो जो पहला जिला है अत्यधिक गरीबी मुक्त वाला वो भी केरला में ही लोकेटेड है, यहाँ का कोट्टायम जिला। और अब जो है जो केरला स्टेट है ये फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी होने वाला है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे केरला। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला शहर कौन सा है, तो शहर की अगर हम सिर्फ बात करेंगे यानी इंडिया का पहला अत्यधिक गरीबी से मुक्त जो शहर है वो कौन सा है? इंदौर। ठीक है, और ये भी करंट अफेयर्स आपका 2025 में सामने आया था, आई थिंक जुलाई में ये न्यूज़ सामने आई थी। ठीक है, तो इंदौर जो है वो भारत का पहला शहर है जो कि अत्यधिक गरीबी से मुक्त शहर बना था। ठीक है, तो जिले की बात करेंगे तो कोट्टायम जिला है, राज्य की बात करेंगे तो केरला है, और शहर की बात करेंगे तो इंदौर है। ओके, अगला प्रश्न है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किसने जीता है? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 के लिए विनर हैं यहाँ पे सुनील अमृत, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी बात करेंगे अगर तो किसे मिला है सुनील अमृत को? ये भारतीय मूल के इतिहासकार हैं। सुनील अमृत अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। किस कृति के लिए मिला है इनको? तो द बर्निंग अर्थ के लिए, जो कि है एन एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। ब्रिटिश पुस्तक पुरस्कार विजेता को 25,000 पाउंड की राशि दी जाती है। ठीक है, 1 पाउंड कितना होता है? 1 पाउंड 116 रुपए के बराबर होता है, इंडियन रुपी के बराबर। ठीक है, ये पुरस्कार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गैर काल्पनिक कृतियों को दिया जाता है। सिंपली याद रखिएगा कि ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज के लिए इस साल के विनर हैं सुनील अमृत। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया से हैं। ठीक है, देखिए बुकर प्राइज अलग है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अलग है, और ये ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज अलग है। ठीक है, बुकर प्राइज के जो विनर हैं वो अभी अनाउंस नहीं हुए हैं, वो नवंबर 2025 में अनाउंस किए जाएंगे। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये अनाउंस हो चुका है, और इसके लिए विनर हैं इस साल बानू मुश्ताक। ठीक है, बानू मुश्ताक विनर हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए। इनको इनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए ये अवार्ड दिया गया था। तो दोनों ही चीज़ें याद रखिएगा, कौन विनर है और किस किताब के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है यहाँ पे 155, बी ऑप्शन। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स में भारत को 226 देशों में 155 स्थान मिला है। ब्रिक्स देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा, जबकि चीन सबसे ऊपर था। ठीक है, चीन की रैंक है 49, रूस की रैंक है 94, दक्षिण अफ्रीका 145 स्थान पर था, ब्राजील 150 पे, और भारत से ये सारे देश आगे हैं। इस इंडेक्स में हर देश को 2 पिलर पर आंका जाता है। कौन से ये 2 पिलर हैं? तो RR यानी रिस्क और रेजिलियंस। रिस्क मतलब निवेश के लिहाज से कितना खतरा है उस देश को, और रेजिलियंस मतलब देश संकट या आपात स्थिति में अपने निवेशकों और अर्थव्यवस्था को कितना वो सुरक्षित रख सकता है। टॉप 3 देश की यहाँ पे बात करेंगे तो पहला है स्विट्जरलैंड, दूसरा है डेनमार्क और तीसरा है नॉर्वे। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो हिनलैंड पार्टनर्स एंड एल्पैकियो। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि इस इंडेक्स में भारत को 155 स्थान मिला है, और यहाँ पे टॉप 3 देश थे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। इसी के साथ चलिए एक और इंडेक्स हम रिवाइज कर लेते हैं जो पहले हो चुका है लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है, और ये है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, ये 2025 की हम बात कर रहे हैं, शायद मार्च या अप्रैल में रिलीज हुआ था, और इसमें हमारी जो रैंक है वो कितनी थी? 118। ठीक है, 2025 में हमारी रैंक है 118, और 2024 की बात करेंगे तो हमारी रैंक थी 126। तो आप देख सकते हैं कि जो रैंक है हमारी हैप्पीनेस के मामले में वो इंप्रूव हुई है। टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो पहला था इसमें फिनलैंड, और याद रखिएगा फिनलैंड 8th बार है जब टॉप मोस्ट पोजीशन पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। सेकंड पे था यहाँ पे डेनमार्क, और थर्ड पे था आइसलैंड। ठीक है, ये टॉप 3 देश थे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, और इंडिया की रैंक थी 118। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 हमने कब मनाया? यूनाइटेड नेशंस डे हमने सेलिब्रेट किया है इस साल 24 अक्टूबर को। साल 2025 में संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 1948 से मनाया जा रहा है। ये दिन 1945 में लागू हुए संयुक्त राष्ट्र चार्टर की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी? प्रमोटिंग पीस, यूनिटी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डे हमने सेलिब्रेट किया है 24 अक्टूबर को। ऑप्शंस में है 21, 22, 23। इस दिन कोई भी खास डे नहीं होता है, लेकिन
अगर हम और थोड़ा सा पीछे चलें तो 20 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात करी थी। और साथ ही अगर हम 16 अक्टूबर को देखेंगे तो इस दिन होता है वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे, यानी कि एनेस्थीसिया कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फिर 15 की बात करेंगे तो 15 अक्टूबर को हम मनाते हैं एक इंपॉर्टेंट डे, ये है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ठीक है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मिस्टर APJ अब्दुल कलाम के उपलक्ष्य में, ठीक है। तो ये सारे डेज हैं अक्टूबर मंथ के जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को 2026 के शीतकालीन ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? कौन से इंडिया के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिनको टॉर्च बियरर के रूप में सेलेक्ट किया गया है 2026 के विंटर ओलंपिक्स के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं अभिनव बिंद्रा। इनको अगले वर्ष होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2026 के लिए मशाल वाहक के रूप में चुना गया। ये खेल आयोजन 6 से लेकर 12 फरवरी 2026 तक मिलान और कोर्टिना डी अम्पेज्जो यानी इटली में आयोजित किया जाएगा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में बस ये पूछा जाएगा कि जो 2026 का विंटर ओलंपिक्स है उसके लिए वेन्यू कौन सी जगह है? तो मिलान और कोर्टिना डी अम्पेज्जो यानी इटली, और साथ ही इसके लिए टॉर्च बियरर इंडिया की तरफ से कौन सेलेक्ट हुए हैं? तो ये है मिस्टर अभिनव बिंद्रा, ठीक है। पिछले दिनों हमने नीरज चोपड़ा के बारे में बात करी थी। नीरज चोपड़ा न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ डायमंड लीग, ठीक है। नीरज चोपड़ा वैसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, अक्सर ये कोई ना कोई इवेंट जीतते ही रहते हैं। डायमंड लीग 2025 की बात करेंगे तो इसमें ये इनको जो है वो सेकंड स्थान मिला था, ठीक है। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इसमें। और साथ ही याद रखिएगा कि ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? तो ज्यूरिक में हुआ था, यानी ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है। और साथ ही मैंने कल आपको बताया था कि नीरज चोपड़ा इस साल ऑडी इंडिया के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर ऑप्शन में आपको इस तरह दिखा करे तो उनके बारे में एक बार रिवाइज ज़रूर किया करिए कि ये जो है किस वजह से 2025 में न्यूज़ में आए थे। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विपो के सलाहकार बोर्ड की पहली भारतीय और एशियाई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विपो के सलाहकार बोर्ड की पहली भारतीय और एशियाई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को, यानी सी ऑप्शन, ठीक है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यकाल इनका 2025 से 27 के लिए होने वाला है। विपो की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में बहुत सारी चीज़ों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी है, फिर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का भी हेडक्वार्टर यहाँ पे है, ठीक है। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के बाद भारत की मेडल टैली में रैंक क्या रही है? तो आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल्स हाल ही में कंक्लूड हो चुके हैं। आपको बताना है कि इंडिया की रैंक क्या है मेडल टैली में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है 4th, हम चौथे स्थान पर रहे। और तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के बाद भारत की मेडल टैली में रैंक चौथे स्थान पर रही, क्योंकि हमने टोटल 15 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 स्वर्ण था, 4 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल थे। ये सारे टॉप 4 देश हैं। पहले पे है दक्षिण कोरिया, दूसरे पे है मैक्सिको, तीसरे पे है USA और चौथे पे है भारत, ठीक है। दक्षिण कोरिया के पास टोटल पदक थे यहाँ पे 26, जिसमें से 13 स्वर्ण है, 6 रजत और 7 कांस्य पदक था। मैक्सिको के पास टोटल 14 पदक थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 17 और भारत के पास 15 पदक थे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4, ठीक है। यहाँ पे 2025 का जो आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ, इसके चरण और स्थान देख लेते हैं। ये चरण है, ये तारीख है, ये स्थान है और ये देश है, ठीक है। तो पहला चरण जो इसका था वो 8 से लेकर 13 अप्रैल तक हुआ था, और कहाँ पर हुआ था? तो ऑबर्न डेल में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकेटेड है। दूसरा चरण इसका हुआ 6 से लेकर 11 मई तक चीन के शंघाई शहर में। फिर तीसरा चरण इसका 3 से लेकर 8 जून तक हुआ तुर्की के अंतालिया में, और चौथा चरण 8 से लेकर 13 जुलाई को स्पेन के मैड्रिड शहर में हुआ, और ये फाइनल जो इसका चरण था वो 17 से 19 अक्टूबर को चीन के नानजिंग में कंक्लूड हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में वास्तविक समय बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? विच सिटी इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट अ सिटी लेवल रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चेन्नई, ठीक है। तो चेन्नई भारत का पहला शहर बन गया जिसने पूरी तरह से रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेशियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लागू किया। और ये RTFF एंड SDSS क्या है? रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग और स्पेशियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक उन्नत तकनीकी प्रणाली है जो रियल टाइम डेटा का उपयोग करके बाढ़ की निगरानी और पूर्वानुमान में मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है चेन्नई शहर। साथ ही याद रखिएगा, इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट
विलेज कौन सा है, ये भी जो है 2025 का ही करंट अफेयर्स है। इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज घोषित किया गया है सतनावरी को, ठीक है। और सतनावरी कहाँ पे लोकेटेड है, सतनावरी एक विलेज है नागपुर स्टेट में, ठीक है। सतनावरी को क्यों डिक्लेयर किया गया है स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज, क्योंकि यहाँ पे जो तकनीक यूज़ करते हैं यहाँ के फार्मर्स वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, यानी बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक्स यूज़ करते हैं, साथ ही ड्रोन्स वगैरह का यूज़ करते हैं अपनी फार्मिंग में, ठीक है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2025 में निंगोल चाकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया गया, तो निंगोल चाकोबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है लास्ट ऑप्शन मणिपुर में। निंगोल चाकोबा मणिपुर का एक प्रमुख पारंपरिक त्यौहार है जिसमें विवाहित बहुओं को उनके मायके बुलाया जाता है और परिवार के साथ मिलकर प्रेम और सम्मान का उत्सव मनाया जाता है। ये त्यौहार मैतेई चंद्र कैलेंडर के हिंगयेई महीने के दूसरे दिन हर वर्ष मनाया जाता है। निंगोल चाकोबा नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है निंगोल यानी विवाहित बेटियां या महिलाएं, चाकोबा मतलब साथ में भोज करना, ठीक है। सिंपली याद रखना है आपको कि निंगोल चाकोबा फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, मणिपुर का है। इसी के साथ मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो कौन से स्टेट का है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर साथ में आगे आप पक्के पागा लगाएंगे तो ये जो फेस्टिवल है पक्के पागा हॉर्नबिल, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। पिछले दिनों बथुकम्मा मनाया गया। बथुकम्मा कौन से स्टेट में मनाया जाता है, ये तेलंगाना का एक त्यौहार है और आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में इसको मनाया जाता है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इसको तेलंगाना में ही मनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है फिडे शतरंज विश्व कप 2025 के आधिकारिक लोगो और गान का अनावरण किसने किया है, किसने अनवील किया है फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 के लिए ऑफिशियल लोगो एंड एंथम को। आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पे प्रमोद सावंत, ठीक है। फिडे शतरंज विश्व कप की बात करेंगे तो ये हो रहा है गोवा के पणजी में। कब से कब तक, 31 अक्टूबर को शुरू होगा और 27 नवंबर तक होगा। इसका गान क्या है, इट्स योर मूव, जो कि दलेर मेहंदी ने गाया है। पुरस्कार की राशि है $2 मिलियन, लगभग 17.58 करोड़ रुपए, ठीक है। तो वेन्यू ज़रूर याद रखिएगा कहाँ पर हो रहा है, गोवा के पणजी में। और इसका जो लोगो और एंथम है वो हाल ही में अनवील किया है प्रमोद सावंत जी ने। पिछले दिनों हमने 4th साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करी थी और हाल ही में इसका जो मैस्कट है वो अनवील किया गया है। इसका मैस्कट क्या है, तो डालमा, ठीक है। डालमा क्या है, ये स्टेट एनिमल है झारखंड स्टेट का, ठीक है। तो डालमा याद रखिएगा कि मैस्कट है 4th साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2025 में किस देश को COP10 ब्यूरो के एशिया प्रशांत क्षेत्र का फिर से उपाध्यक्ष चुना गया है, कौन सी कंट्री है जिसको री इलेक्ट किया गया एज द वाइस चेयर ऑफ द COP10 ब्यूरो इन अक्टूबर 2025। आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन भारत, ठीक है। पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 10वें सम्मेलन में भारत को एशिया प्रशांत समूह 4 ब्यूरो का पुनः उपाध्यक्ष चुना गया। अजरबैजान को अध्यक्ष चुना गया है, जबकि ब्राजील, जाम्बिया और सऊदी अरब अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए उपाध्यक्ष के रूप में शामिल हुए हैं। COP की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आयोजित एक सम्मेलन है जो आमतौर पर वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी या खेलों में डोपिंग नियंत्रण से संबंधित निकायों के तहत होता है, ओके। तो याद रखिएगा कि वाइस चेयर रीइलेक्ट किया गया है COP10 ब्यूरो के लिए इंडिया को। और यहाँ पे अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे तो वो देश है अजरबैजान, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन इंडिया। आज का लास्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा वैज्ञानिकों के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है। इसके लिए इंडिया ने कोलैबोरेट किया है, ए ऑप्शन ब्रिटेन के साथ में, ठीक है। रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम की बात करेंगे तो भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन और ब्रिटिश गणितज्ञ GH हार्डी के ऐतिहासिक सहयोग के सम्मान में ये रखा गया। इस फेलोशिप के माध्यम से चयनित युवा वैज्ञानिक लंदन में अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे और वैश्विक शोध नेटवर्क से जुड़ सकेंगे। रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम को 2 चरणों में लागू किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडिया ने कोलैबोरेट किया ब्रिटेन के साथ टू लॉन्च द रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम यंग साइंटिस्ट के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है और हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन है नवंबर 2025 में भारत का पहला आधिकारिक तौर पर अत्यधिक गरीबी से मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है। और तीसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025 हमने कब सेलिब्रेट किया, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है। और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है फ्रेंड्स। और अपना रिव्यू ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और अगर आप चाहते हैं इसमें कोई इंप्रूवमेंट हो तो आप वो भी कमेंट में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel.
फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेके मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।